तो ये डेट जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये डेट जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। अरे सर अभी स्टार्ट करेंगे क्या, अभी रिकॉर्ड बोल रहा है? अच्छा ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, रैंकिंग रैंकिंग सर। हाँ ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ फिर से। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का थर्ड लेक्चर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का थर्ड लेक्चर। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया था, तो चलो हम लोग थर्ड लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फर्स्ट जो न्यूज है वो किस टॉपिक पे है? रैंकिंग रिपोर्ट एंड इंडाइसेस, ठीक है, रैंकिंग रिपोर्ट एंड इंडाइसेस। ये जो रैंकिंग वाला जो पार्ट होता है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो, ठीक है, मान लो कंट्रीज के बीच में रैंकिंग्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, या फिर मान लो इंडिया का अपना जो स्टेट लेवल पे हो, ठीक है, कौन सा स्टेट आगे है कौन सा स्टेट पीछे है, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज के बारे में अगर बात करें, तो देखो फर्स्ट न्यूज में क्या बोला जा रहा है कि इंडियन एल्डरली, इंडिया का जो सीनियर जो लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो 2050 2050 तक टोटल पॉपुलेशन का 20% जो है एल्डरली पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन का 20% जो है एल्डरली पॉपुलेशन हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वन फिफ्थ जो है क्या बन जाएगा, एल्डरली पॉपुलेशन बन जाएगा। कब तक? 2050 तक, ठीक है। और ये रिपोर्ट कौन निकाल के लाया है? यूएनएफपीए, ठीक है, यूएनएफपीए द्वारा ये रिपोर्ट जो है प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहां से हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो इंडियन एल्डरली, ठीक है, ये जो है टोटल पॉपुलेशन का 20% कंस्टिट्यूट करेगा, तो 20% इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन कब तक बनेगा? ये 2050 तक बनेगा। एंड किसने ये रिपोर्ट बनाया है? यूएनएफपीए, यूएनएफपीए ने ये रिपोर्ट जो है प्रेजेंट किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज को और थोड़ा सा इन डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो रिपोर्ट नेम क्या है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। रिपोर्ट का नाम जो है याद रखना, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, ठीक है। पब्लिश बाय, किसने पब्लिश किया है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, इसने जो है इसको जो है रिलीज किया है, ठीक है। देन अगर हम लोग रिपोर्ट के हाइलाइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग रिपोर्ट के हाइलाइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो देन द एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया इज लाइकली टू बी डबल बाय 2050। ये जो है ऑलमोस्ट जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। अभी जितना है उससे जो है डबल हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी जो है 10% के आसपास है, तो उस समय जो है 20% के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो द एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया इज लाइकली टू बी डबल बाय 2050 अकॉर्डिंग टू द इंडिया एजिंग रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द शेयर ऑफ द ओल्डर पर्सन, ठीक है, ओल्डर पर्सन यानी कि द एज ऑफ 60 इयर्स, यानी कि इन लोगों को और क्या कहा जाता है? सीनियर सिटीजन भी कहा जाता है। इन लोगों को और क्या कहा जाता है? सीनियर सिटीजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ओल्डर पर्सन है दैट इज ओवर द एज ऑफ 60 इयर्स इन इंडिया विल डबल फ्रॉम 10.5%, ठीक है। अभी कितना है देखो, 10.5% है, of July 2022 to 20.8% in 2050। तो जैसा मैंने कहा कि ऑलमोस्ट है लगभग 10% है अभी, ठीक है। तो ये जो है डबल हो जाएगा, ये जो है 20 के ऊपर चला जाएगा बाय 2050 with the absolute number at 347 million। तो नंबर कितना हो जाएगा इसका? 347 मिलियन, ठीक है। ये जो 347 मिलियन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। द प्रोजेक्शंस इंडिकेट दैट
ड्यूरिंग 2022 एंड 2050, मतलब ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन 2022 एंड 2050, द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इंडिया का, विल ग्रो बाय 18% ओनली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि 2022, देखो 2022 से लेके अगर 2050 को अगर देखें, तो अगर टोटल पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें, अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात करें, तो वो कितना इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा तुम्हारा 18%, वो इंक्रीज होगा 18%। बट जो मान लो सीनियर सिटीजन है या फिर जो एल्डरली पर्सन जिन लोगों को कहा जा रहा है, जो सीनियर सिटीजन है, वो कितना बढ़ेगा 20%। ठीक है, 20%। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सीनियर सिटीजन अगर ज्यादा है, इसमें क्या है, देश का या फिर जो कंट्री का ग्रोथ क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा यूथ है उतना ही जो है कंट्री का ग्रोथ है। जैसे हम लोग कंट्री में क्या है, यूथ का नंबर ज्यादा है। दूसरे कंट्री जैसे मान लो चाइना हो गया, उसमें क्या है, एल्डरली पर्सन का नंबर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, so while the older population will grow by 134%, तो देखो अभी का जो है उससे 134% हम लोग को नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द पॉपुलेशन ऑफ पर्सन्स एजेड 80 प्लस इयर्स, यहाँ पे देखो उसको भी डिवाइड किया गया है कि 60 प्लस में एक और कैटेगरी बना दिया गया है 80 प्लस। 80 प्लस वाले जो पर्सन्स हैं, 80 प्लस एज वाले जो पर्सन्स हैं, उनका नंबर में कितना ग्रोथ होगा, 279%। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसको अपना पेन एंड पेपर लेके अपना नोटबुक में नोट कर लेना। ये जो है की पॉइंट्स है, इसका की मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, then moreover it is expected that 4 years before 2050, ठीक है, 4 years before 2050 मतलब 2046, the population size of the elderly in India will be higher than the population size of children aged 0 to 14 years। मतलब जो बच्चे हैं उससे ज्यादा तो बूढ़े हो जाएंगे हम लोग कंट्री में। ठीक है, जो बच्चे हैं उसके नंबर से ज्यादा क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कंट्री में। तो ओवर द नेक्स्ट 3 डिकेड्स, अगर हम लोग नेक्स्ट 3 डिकेड यानी कि नेक्स्ट 30 साल के बारे में अगर बात करें, नेक्स्ट 3 दशक के बारे में अगर बात करें, द नंबर ऑफ ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड इज एक्सपेक्टेड टू डबल। ठीक है, वर्ल्ड वाइड के बारे में अगर बात करें तो वो जो है डबल हमें देखने को मिलेगा टू 2.1 बिलियन बाई 2050। तो पूरा वर्ल्ड में 2050 तक 2.1 बिलियन जो है हम लोगों को ओल्डर पर्सन देखने को मिलेगा, विद द शेयर राइजिंग टू 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मतलब वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन होगा उसका 22% जो है ओल्डर पर्सन जो है उसको कंस्टिट्यूट करेगा। तो बच्चे समझ में आया हरेक को कि देखो इंडिया में अगर बात करें तो ये टाइम पीरियड में टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा, 18% बढ़ेगा, और सीनियर सिटीजन का 20% बढ़ेगा। बट अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो उसमें 22% हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा रिगार्डिंग द ओल्ड एज पर्सन। तो हर एक को समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन का। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन, हालांकि अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन वो हैंड इन हैंड, मतलब एक ही न्यूज में जो हम लोग दोनों चीजें ही जो है कवर करते हैं। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट न्यूज क्या है कि साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक अपॉइंट्स पीआर शेषाद्री। पीआर शेषाद्री ये नाम जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। बेसिकली क्लर्क के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्लर्क के एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन थे। ठीक है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क हो गया, ठीक है, आरआरबी क्लर्क हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया। तो इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, आरबीआई असिस्टेंट में भी ऐसे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो साउथ इंडियन बैंक अपॉइंट्स पीआर शेषाद्री एज एमडी एंड सीईओ। वो क्या बना है, एमडी एंड सीईओ बना है। ठीक है, ये जो है ये पीआर शेषाद्री का पिक्चर है। ठीक है, अपॉइंटेड पर्सन नाम क्या है, पीआर शेषाद्री, याद रखना। अपॉइंटेड एज मतलब कौन से पोजीशन के लिए, एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, रिप्लेस किसको रिप्लेस किया है, मुरली रामाकृष्णन को। मुरली रामाकृष्णन को जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, देन अबाउट साउथ इंडियन बैंक, अगर हम लोग साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर बात करें तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1928। अगर हम लोग बात करें साउथ इंडियन बैंक के बारे में
तो ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1928, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? त्रिशूर केरला। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? त्रिशूर केरला। तो एस्टैब्लिश कब हुआ था साउथ इंडियन बैंक? इन द ईयर ऑफ 1928। हेडक्वार्टर कहाँ पे? त्रिशूर केरला। देखो बच्चों, ये जो बैंक का हेडक्वार्टर है ना, इसमें बच्चों का बहुत कंफ्यूजन रहता है। बैंक मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि मुंबई हेडक्वार्टर, नहीं, कुछ ऐसे कुछ जो है एक्सेप्शन होते हैं। कुछ ऐसे बैंक हैं जिसके हेडक्वार्टर कहीं और होता है अपार्ट फ्रॉम मुंबई, ठीक है। तो उसका हेडक्वार्टर थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में अगर पूछेगा तो पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक का कहाँ पे? त्रिशूर केरला, ठीक है। वैसे ही पीएनबी का कहाँ पे है? कोई बता सकता है क्या पीएनबी का कहाँ पे है? पीएनबी का है न्यू दिल्ली में। पीएनबी का जैसे है न्यू दिल्ली में, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर हम लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अगर बात करें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उसका कहाँ पे है? जयपुर में है। तो ये जो एक्सेप्शंस है, ठीक है, ऐसे जो एक्सेप्शंस वाले जो बैंक होते हैं उसके हेडक्वार्टर थोड़ा सा याद रखा करो। टैगलाइन साउथ इंडियन बैंक का, अगर टैगलाइन के बारे में बात करें, क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, ठीक है। ये जो है टैगलाइन है किसका? साउथ इंडियन बैंक का। चलो नेक्स्ट न्यूज में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है, रिसेंट अपॉइंटमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। अगर हम लोग रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में अगर बात करें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर का, तो एम राजेश्वर राव, ये कौन है? ये डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। हालांकि इनका टाइम पीरियड या फिर टेन्योर जो है खत्म होने वाला था, बट इनको जो है 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया, ठीक है। एम आर राव या फिर एम राजेश्वर राव, जो भी कहो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर है। अर्ली दिस ईयर इन जनवरी 2023, उस समय जो है एमडी पात्रा, माइकल डी पात्रा, इनको भी जो है एक्सटेंशन दिया गया था एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना बच्चों, ठीक है, कि एमडी पात्रा को भी जो है एक्सटेंशन दिया गया था 1 साल का। तो इनको भी जो है 1 साल का यहाँ पे जो है एक्सटेंशन दिया गया है। जो एमडी पात्रा है, ये किसके चार्ज में रहता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये रहता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं बच्चों? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मनीष जैन को भी अपॉइंट किया गया है। किसके लिए? यस बैंक का कंट्रीज हेड, और कौन से डिपार्टमेंट में? होलसेल बैंकिंग सेक्टर में जो है कंट्री का हेड बनाया गया है यस बैंक का। किसको? मनीष जैन को, ठीक है। देन आ जाते हैं हम लोग पंकज शर्मा, तो चीफ स्ट्रेटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर, एट यस बैंक, ठीक है। चीफ स्ट्रेटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर एट यस बैंक, किसको बना दिया गया है? पंकज शर्मा। देन के एन मधुसूदन, ठीक है, ये कौन बन गया है? पार्ट टाइम चेयरमैन, कौन सा बैंक का? धनलक्ष्मी बैंक का। एंड देन अमित झिंगरन, ये हम लोगों ने लास्ट आई थिंक क्लास में किया था। अमित झिंगरन, ये क्या बन गए हैं? एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो देखो बच्चों, जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको क्या है, एक रिवीजन भी मिल रहा है उस चीज को, तो क्या हम लोगों को याद रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन as the new BRO chief, ठीक है। अब देखो, ये जो BRO है ना, BRO का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। एक और आता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, BAR, ठीक है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। ये दोनों में कंफ्यूज कभी मत होना, ठीक है। एक है BRO, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, ठीक है, और एक है BAR, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। ये किसके अंडर में आता है? ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये आता है तुम्हारा होम मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। होम मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। तो यही जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, इसके लिए एक स्कीम भी है। कोई बता सकता है कौन सा स्कीम है?
ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के अंडर में आता है। कौन सा स्कीम है, कोई बता सकता है क्या? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। चलो, तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन एज न्यू बीआरओ चीफ, ठीक है, ये जो है रघु श्रीनिवासन है। नेक्स्ट अपॉइंटेड पर्सन नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। अपॉइंटेड एज मतलब किसके लिए उनको अपॉइंट किया गया है, कौन सा पोजीशन के लिए उनको अपॉइंट किया गया है? सो 20th डायरेक्टर जनरल, 28वां डायरेक्टर जनरल, ठीक है, 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसको रिप्लेस किया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। मतलब इसके पहले कौन थे डायरेक्टर जनरल? राजीव चौधरी, राजीव चौधरी। उनको रिप्लेस किया है कौन? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ठीक है। देन देखो, रिसेंट जो डिफेंस रिलेटेड अपॉइंटमेंट, जो रिसेंटली जो डिफेंस रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, मेजर जनरल इग्नेशियस डेलोस फ्लोरा, इसको किसमें अपॉइंट किया गया है? देखो, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, किसको किया गया है? मेजर जनरल इग्नेशियस डेलोस फ्लोरा, ठीक है। देन राहुल नवीन, राहुल नवीन को क्या अपॉइंट किया गया है? डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का इंचार्ज, ठीक है। तो इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ द ईडी, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का इंचार्ज डायरेक्टर बनाया गया है किसको? राहुल नवीन को। देन पायल छाबड़ा, ये क्या है? फर्स्ट वुमन सर्जन टू ज्वाइन द एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी। ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि फर्स्ट वुमन है ना, तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाम क्या है? पायल छाबड़ा, ठीक है, फर्स्ट वुमन सर्जन टू ज्वाइन द एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी। देन हम लोग आ जाते हैं विवेक भाटिन, विवेक भाटिन, ये क्या है? 14th डायरेक्टर, 14 नंबर डायरेक्टर है किसका? ऑफ बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क का 14 नंबर डायरेक्टर कौन बन गया है? विवेक भाटिन, ठीक है। देन वाइस एडमिरल तरुण सोबती, वाइस एडमिरल तरुण सोबती, ठीक है। तो ये क्या बन गए हैं? डेप्यूटी चीफ, किसका? नेवल स्टाफ का डेप्यूटी चीफ बन गए हैं, किसका? नेवल स्टाफ का डेप्यूटी चीफ बन गए हैं। देन अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी, ठीक है। इससे जो है बैंकिंग के जो एग्जाम्स है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा मत सोचो कि एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एसएससी और रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उसमें भी आता है ना इकोनॉमी वाला पार्ट, ठीक है। सो बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी, ठीक है। सो न्यूज नंबर 1, इंडिया इनकॉर्पोरेशन रेजेस 26,000 करोड़। यहाँ पे जो है ये वैल्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान दो क्योंकि क्या है ना, एग्जाम में पूछ लेता है। एग्जाम में ऑप्शन कैसे देंगे? एग्जाम में हो सकता है कि 25,000 दे दे, 24,000 दे दे, ठीक है, फिर 26 और 27 ऐसा ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। अब तुमको जो है उसमें चूज करना है, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर इंडियन कॉर्पोरेशन रेजेस 26,000 करोड़ थ्रू आईपीओज, ठीक है। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? ये आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको कौन से मार्केट के अंडर में रखते हैं? हम लोग प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट के अंडर में इसको जो हम लोग इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। प्राइमरी मार्केट के अंडर में इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। प्राइमरी मार्केट यानी कि फ्रेशली इशूड मार्केट, मतलब ऐसे शेयर्स जो मान लो शेयर मार्केट में या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो इशू नहीं हुआ है, ठीक है, जो इशू नहीं हुआ है यानी कि जो एक्सचेंजेस है, जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे बड़े जो है 2 एक्सचेंजेस हैं, एक है बीएसई और एनएसई। हम लोग देखना जब शेयर खरीदते हैं हम लोग इसी के थ्रू जो है शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट कंपनीज अपने शेयर को लिस्टिंग करता है।
अब लिस्टिंग करने से पहले जब वो फंड रेज करता है उसे हम लोग कहते हैं आईपीओ, ठीक है। तो इंडिया कॉर्पोरेशन रेजेस ₹26,000 करोड़ थ्रू आईपीओ इन द फर्स्ट हाफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ यानी कि मैंने कल ही कहा था कि फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है, फ्रॉम अप्रैल से लेके सितंबर। जो सेकेंड हाफ होता है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक का होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको और इन डिटेल में देखते हैं। आफ्टर स्लो स्टार्ट टू द फाइनेंशियल ईयर, कि इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है शुरुआत में तो इसका स्लो स्टार्ट था, बट ये स्लो स्टार्ट के बाद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जिसे आईपीओ कहा जाता है, गॉट अ बूस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर when ₹12,000 करोड़ were raised through this route, ठीक है। तो इसको जो है बूस्ट भी हमें देखने को मिला, इसमें जो है हम लोगों को बूस्ट भी देखने को मिला। तो आफ्टर स्लो स्टार्ट, शुरुआत में स्लो स्टार्ट होने के बावजूद भी जो आईपीओ है उसको जो है बूस्ट मिला है इन द मंथ ऑफ सितंबर, जब 12,000 करोड़ जब रेज किया गया इसी आईपीओ के रूट से, ठीक है। तो द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सॉ ओवर 26,000 करोड़, इसमें जो हम लोगों को 26,000 करोड़ के ऊपर जो हम लोगों को फंड रेज हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। Then almost 50% of them took place in September, उसमें से 50% जो है हम लोगों को सितंबर में ही देखने को मिला। Then according to the data from the प्राइम डेटाबेस, और ये जो है हम लोग कहां से जो है हम लोग ये डेटा हम लोग ले रहे हैं प्राइम डेटाबेस से, ठीक है। तो दिस वाज सब्सटेंशियली लेस देन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 when ₹36,000 करोड़ was raised। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर देखें तो लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23, ये क्या चला, फाइनेंशियल ईयर 24 चला, ठीक है, 23-24। सो ये जो फाइनेंशियल ईयर 23 में अगर हम लोग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो फर्स्ट हाफ में कितना फंड्स रेज हुआ था, 36,000 करोड़, ठीक है, ठीक है। तो 36,000 करोड़, यहाँ पे जो है सिर्फ 36,000 दिया गया है, यहाँ पे करोड़ लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे करोड़ लिख लेना। सिर्फ 36,000 कोई रेज थोड़ी ना करता है, ठीक है। सो 36,000 करोड़ लास्ट ईयर का फर्स्ट हाफ में रेज हुआ था, बट इस साल जो है कम हुआ है, 26,000 करोड़ जो है रेज हुआ है, ठीक है। However, there were two marquee offerings of Life Insurance Corporation of India, जिसमें क्या है 21,008 करोड़, एंड डेलीवरी उसका जो है 5,235 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। तो इस समय हम लोगों को एलआईसी एंड डिलीवरी का सबसे ज्यादा जो है आईपीओ ऑफरिंग हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो इन डिटेल में यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट क्या उठा सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये उठा सकते हैं कि ये जो एलआईसी और डिलीवरी को कितना जो है आईपीओ मिला, ठीक है। एंड लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना था, 36,000 करोड़, और इस साल कितना है, और इस साल कितना है फर्स्ट हाफ में 26,000 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 2, बैंकिंग सेक्टर में न्यूज नंबर 2 क्या है, एचडीएफसी बैंक इंट्रोड्यूसेस 3 न्यू डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स ऑन यूपीआई, ठीक है। जो एचडीएफसी बैंक है वो क्या इंट्रोड्यूस किया है, 3 नए डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स, 3 नए डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स को जो है इंट्रोड्यूस किया है, किसके ऊपर बेस करके, यूपीआई के ऊपर बेस करके, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो देखो एचडीएफसी बैंक ने 3 न्यू डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस किया है ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एंड दिस प्रोडक्ट्स आर, अब देखिए प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, सबसे पहला नाम है यूपीआई 123 पेमेंट वाया आईवीआर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी कि हम लोग फोन कॉल के थ्रू जो है हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, हम लोग फोन कॉल के थ्रू हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, यूपीआई 123 पे पेमेंट वाया आईवीआर। देन उसके बाद यूपीआई प्लगइन सर्विस फॉर मर्चेंट ट्रांजैक्शन, एंड देन ऑटो पे ऑन क्यूआर कोड्स, की हम लोग जो है क्यूआर कोड्स को अगर हम लोग एक बार स्कैन कर ले तो इसमें जो है ऑटो पेमेंट भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मान लो जिसे हम लोग ई मैंडेट कहते हैं ना, ई मैंडेट का मतलब क्या है कि हर महीने जो है वो पैसा कटेगा। अगर मान लो तुमने किसी का इंश्योरेंस लेकर रखा, ठीक है, किसी भी कंपनी का मान लो अगर इंश्योरेंस है तुम्हारे पास, तो देखना हर महीने देखना बैंक अकाउंट से पैसा कटता है।
तो वो क्या है, उसे हम लोग ई मैंडेट कहते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज जो है यहाँ पे ऑटो पे ऑन क्यूआर कोड, तो उसमें भी जो है हम लोग ऑटो पे लगा सकते हैं कि एक बार क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया एंड देन जो है वो पेमेंट जो है एक टाइम पीरियड के बाद वो होता रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अबाउट दिस प्रोडक्ट, अगर हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूपीआई 123 पे, असल में यूपीआई 123 पे है क्या, टू मेक पेमेंट्स यूजिंग अ फोन कॉल। इसमें जो हम लोग फोन कॉल के थ्रू ही हम लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी और अ स्मार्टफोन। इसमें जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो जो पहले के जमाने में जो सीडीएमए फोन आता था ना, अभी भी बहुत कोई यूज करता है, तो उसी के थ्रू हम लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक है स्टार 99#, तो ये भी जो है पेमेंट है। ये स्टार 99#, ये भी एक पेमेंट है। ठीक है, इससे भी हम लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं, बट इसमें जो है 5,000 तक का लिमिट होता है। स्टार 99# में जो है 5,000 तक का लिमिट होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है NUUP, NUUP। ठीक है, तो देखो यूपीआई प्लगइन सर्विस, यूपीआई प्लगइन सर्विस ये क्या है, टू स्विच बिटवीन मर्चेंट एंड पेमेंट एप्स व्हेन पेइंग ऑन यूपीआई। तो हम लोग जो है मर्चेंट एंड पेमेंट ऐप के बीच में हम लोग स्विच कर सकते हैं थ्रू दिस यूपीआई प्लगइन सर्विस। देन ऑटो पे ऑन क्यूआर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि रिकरिंग पेमेंट्स थ्रू यूपीआई क्यूआर। रिकरिंग पेमेंट्स का मतलब क्या है, एक ही चीज को मान लो अगर हम लोग दोहरा रहे हैं, जैसे वो आरडी होता है ना, रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें क्या होता है कि सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट को हम लोग हर महीने पैसा जमा करते हैं। वही सेम चीज रिकरिंग पेमेंट्स थ्रू यूपीआई क्यूआर एंड एम्स टू ट्रांसफॉर्म वेरियस केसेस इंक्लूडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का हो, ठीक है, जैसे मान लो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, ठीक है, फिर और भी बहुत सारे हैं अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, वो Z5 हो गया, डिज्नी हॉटस्टार, सो इंक्लूडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑडियो सब्सक्रिप्शंस, जैसे मान लो तुम्हारा स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब म्यूजिक हो गया। ठीक है, तो ये सब जो ऑडियो सब्सक्रिप्शंस है एंड अदर डिजिटल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, दूसरे डिजिटल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जहां पे मान लो एक टाइम पीरियड के बाद तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो। ठीक है, तो उसमें जो है पेमेंट करना पड़ता है। तो उसमें क्या है, एक बार तुमने स्कैन कर लिया बस काम खत्म, उसके बाद जो है अपने आप जो है वो पैसा जो है कटता रहेगा। देन अगर बात करें हम लोग एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, अगस्त 1994 में। ठीक है, ये डेट थोड़ा सा देख लेना, अगस्त 1994। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और इसका एमडी एंड सीईओ कौन है, शशिधर जगदीशन। ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है शशिधर जगदीशन, इसके जो है एमडी एंड सीईओ है। इसका टैगलाइन क्या है एचडीएफसी का, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, तो एचडीएफसी के बारे में थोड़ा सा देख लो। एचडीएफसी कब एस्टैब्लिश हुआ था, अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ कौन है, शशिधर जगदीशन जो है एमडी एंड सीईओ है। टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो समझ में आया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ अगर रिवीजन पॉइंट्स देख लें कि इसमें जो है हम लोगों को और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो एचडीएफसी बैंक हैज पार्टनर्ड विद अ फिनटेक, नाम क्या है, शॉप से, टू ऑफर एंड टू एंड डिजिटल कंज्यूमर लोन्स, ताकि जो डिजिटल कंज्यूमर लोन्स है वो प्रोवाइड कर पाए, जिसका नाम क्या है, कार्डलेस, कार्डलेस इजी ईएमआई, कार्डलेस इजी ईएमआई। देन ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एनबीएफसी। ठीक है, एक बात बताओ, एनबीएफसी और बैंक के बीच में एक डिफरेंस बताओ क्या है, एनबीएफसी एंड बैंक के बीच में एक डिफरेंस बताओ क्या है। कि देखो बैंक जो है, बैंक जो है क्या कर सकता है, कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है,
बैंक जो है डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है, बट एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो एनबीएफसी जो है टर्म डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। सो ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी स्पेशलाइजिंग इन गोल्ड एंड बिजनेस लोन्स, ये क्या देता है, ये गोल्ड एंड बिजनेस लोन्स जो है ये प्रोवाइड करता है। एंड एचडीएफसी बैंक हैव एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग पार्टनरशिप, ये दोनों मिलके जो है को-लेंडिंग पार्टनरशिप किया है, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज जो था वो शॉप से था, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है इसका था ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मतलब ये पहले हो चुके हैं, ठीक है, उसको जो है एक बार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। Then in the fiscal year 2023, Shashidhar Jagdishan, the CEO of HDFC Bank, took the top spot as the highest paid bank CEO। इसलिए मैं कह रहा था कि ये फेमस पर्सनैलिटी है कि ये जो है ये हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ है, सबसे ज्यादा अगर किसी को पेमेंट मिलता है, ठीक है, किसी बैंक का सीईओ को, वो कौन है, एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ, नाम क्या है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखो 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट हाई। तो बोला जा रहा है कि जो 5 साल का जो पोस्ट ऑफिस का जो आरडी अगर तुम करवाओगे उसका इंटरेस्ट रेट में जो है बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आरडी क्या है, ये टर्म डिपॉजिट के अंदर में आता है। आरडी क्या है, ये टर्म डिपॉजिट के अंदर में आता है, ठीक है। आरडी जो है ये टर्म डिपॉजिट के अंदर में आता है। रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग स्मॉल अमाउंट जो हम लोग टाइम टू टाइम जो है हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं बैंक को और वो उसको हम लोग जमा करते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है ये मिनिमम हम लोग कितने टाइम पीरियड तक कर सकते हैं। मिनिमम आरडी रिकरिंग डिपॉजिट मिनिमम कितने टाइम पीरियड तक हम लोग कर सकते हैं, 6 मंथ्स। मिनिमम जो है हम लोग 6 मंथ्स तक कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम जो है 120 मंथ्स, मैक्सिमम जो है 120 मंथ्स और 10 इयर्स, मैक्सिमम जो है 120 मंथ्स और 10 इयर्स के लिए हम लोग जो है इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो द स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स on which interest rate have been high is post office 5-year recurring deposit from 6.5% to 6.7% for October to December। ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये जो प्राइस हाइक जो हुआ है, ठीक है, ये जो प्राइस हाइक हुआ है ये कितना हुआ है, 6.5% से बढ़कर ये कितना हो गया है, 6.7%। तो 0.20% का यहाँ पे जो हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। So this is the only scheme for which the center has hiked the rates by 20 basis point। देखो मैंने जो कहा कि 0.20 यानी कि 20 basis point से जो है ये बढ़ा है। अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बात करें तो टू ओपन अ पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट यू नीड टू डिपॉजिट अ मिनिमम ऑफ ₹10 पर मंथ, ₹10 पर मंथ। ये जो है ये इंफॉर्मेशन है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, नोट कर लेना बच्चों कि अगर तुमको अगर रिकरिंग डिपॉजिट अगर ओपन करना है देन तुमको मिनिमम कितना पैसा पे करना पड़ेगा पर मंथ, ₹10 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द डिपॉजिट अकाउंट, इसमें जो है कोई अपर लिमिट है नहीं, बट इट शुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹5। बट ऐसा होना चाहिए कि ₹5 के मल्टीपल में हो, ठीक है। इसका कोई अपर लिमिट तो है नहीं, बट इतना अमाउंट होना चाहिए जिसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सके। बेसिकली बात ये है कि ₹5 का मल्टीपल का मतलब क्या है कि इतना अमाउंट होना चाहिए जिसको हम लोग 5 से डिवाइड कर पाए, ठीक है। देन द आरडी अकाउंट कैन बी ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। जो आरडी अकाउंट है उसे हम लोग 5 साल के लिए ओपन कर सकते हैं, 6 साल के लिए ओपन कर सकते हैं, 7 साल के लिए ओपन कर सकते हैं और 10 साल के लिए ओपन कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में ये 4 टाइम पीरियड के लिए जो है प्रावधान है। पहला क्या है, 5 साल, देन 6 साल, देन 7 साल, देन 10 साल, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर Q3 फाइनेंशियल ईयर 24। Q3 बच्चों को ये कंफ्यूजन आता है कि सर Q1, 2, 3, 4 ये कौन कौन से मंथ को कहा जाता है।
देखो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है? अप्रैल से होता है, ठीक है। तो क्वार्टर वन, क्वार्टर का मतलब क्या है? किसी चीज को 4 से डिवाइड कर देना। हम लोगों के साल में कितने मंथ होते हैं? 12। उसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3-3 मंथ बन जाएगा ना, ठीक है। 3-3 मंथ बन जाएगा। तो क्वार्टर वन बनता है अप्रैल से लेके जून, क्वार्टर वन बनता है अप्रैल से लेके जून, क्वार्टर टू बनता है जुलाई से लेके सितंबर, ठीक है। क्वार्टर थ्री बनता है अक्टूबर से लेके दिसंबर, ठीक है। एंड क्वार्टर फोर बनता है जनवरी से लेके मार्च, ठीक है, जनवरी से लेके मार्च। और यही अगर तुम दो दो क्वार्टर को अगर तुम कंबाइन कर दोगे देन वो बन जाएगा हाफ ईयरली, देन वो बन जाएगा हाफ ईयरली, ठीक है। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलो इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया? सेविंग्स डिपॉजिट में कितना मिलेगा? 4%। सेविंग्स डिपॉजिट में कितना मिलेगा? 4%। ये जो है सिर्फ क्वार्टर थ्री का है, ठीक है, उसके बाद चेंज हो सकता है। देन 1 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, अगर कोई अगर 1 साल के लिए कर रहा है देन उसको कितना मिलेगा? 6.9। 2 ईयर पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट अगर करेगा देन 7%। 3 ईयर के लिए 7%। 5 ईयर के लिए 7.5%। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है सर यहाँ पे तो 7%, 7.5% दिखा रहा है, 6.9% दिखा रहा है, वहां पे तो आपने दिखाया कि 6.7% है, तो ये डिफरेंस क्यों? देखो टाइम डिपॉजिट के अंदर में क्या होता है ना, देखो टाइम डिपॉजिट के अंदर में क्या होता है ना, दो टाइप्स के होते हैं। एक जो है आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट, और दूसरा क्या है? फिक्स डिपॉजिट होता है। तो फिक्स डिपॉजिट के जो है ये प्राइस चार्ट्स हैं, ये जो है ये फिक्स डिपॉजिट के प्राइस चार्ट्स हैं। आरडी ऑब्वियसली उससे कम होगा, फिक्स डिपॉजिट जो है आरडी से ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है? चलो चलो अगर देखो 5 ईयर का अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हो, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या है 6.7% दिया गया है, समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे जो था वो किसका था? एफडी का था। ये क्या है? आरडी का है, ठीक है। तो उसके साथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में अगर बात करें, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है? इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है? 7.7%। देन किसान विकास पत्र का 7.5, और जो मैच्योर कब तक होगा? 115 मंथ, 115 मंथ में, ठीक है। देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ स्कीम का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 7.1%। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम इसमें जो है 8% का। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इसमें 8.2% का। एंड मंथली इनकम अकाउंट उसमें जो है 7.4% का हम लोगों को इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीजें जो है अपना नोटबुक में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ही सकता है कि जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है उसके अंडर में पोस्ट ऑफिस में कितना इंटरेस्ट मिलता है? तो आंसर क्या होगा? 8%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पोस्ट ऑफिस में कितना इंटरेस्ट मिलता है? तो आंसर क्या होगा? 8.2%। किसान विकास पत्र में, किसान विकास पत्र में पोस्ट ऑफिस में 115 मंथ मैच्योरिटी पीरियड के लिए कितना इंटरेस्ट मिलता है? आंसर क्या होगा? 7.5%। तो ये क्या है? अपना नोटबुक में नोट कर लेना और उसको जो है टाइम टू टाइम उसको जो है पढ़ते रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यूज क्या है? एडीबी। नेक्स्ट न्यूज जो है एडीबी का है, एडीबी का है, ठीक है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एडीबी ये जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी कैपिटल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स ब्रिंग 100 बिलियन बेनिफिट्स। ये कितना बेनिफिट प्रोवाइड किया है? 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का, 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया है ओवर द नेक्स्ट डेकेड टू एशिया पैसिफिक, ठीक है। तो लोन अमाउंट कितना है? 100 बिलियन का जो है लोन अमाउंट है। प्रोवाइड किसने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको जो है प्रोवाइड किया है। किसको प्रोवाइड किया है? एशिया पैसिफिक रीजन को जो है ये प्रोवाइड किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू टैकल सिग्निफिकेंट एशियन चैलेंजेस नोटेबली क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सिग्निफिकेंट एशियन चैलेंजेस है उसको जो है टैकल करना। नोटेबली क्या है? स्पेसिफिकली, नोटेबली का मतलब क्या है? ये देखो जितने भी एशियन चैलेंजेस हैं उसमें से स्पेसिफिकली किसको मेनली फोकस किया जाएगा? क्लाइमेट चेंज को। तो उसके लिए जो है ज्यादातर जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया है। किसने प्रोवाइड किया है?
एडीबी ने जो है इसे प्रोवाइड किया है। ठीक है, अगर हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखें तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966, 1966 में। 1966 में जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, 19 दिसंबर को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस। ये हेडक्वार्टर थोड़ा सा याद रखना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स कितने हैं? 68 मेंबर्स हैं। इसमें मेंबर्स कितने हैं? 68 मेंबर्स हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट इसका कौन है? एल्बर्ट पर्ल। एंड प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रेसिडेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका प्रेसिडेंट कौन है। इसका प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुको असाकावा, मसत्सुको असाकावा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंट ग्रांट्स बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। रिसेंटली जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहां जो है पैसा लोन के तौर पे दिया है। ठीक है, तो देखो ग्रांट्स गिवन, सबसे पहला जो ग्रांट है वो क्या है? देखो, फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अमाउंट 1.2 बिलियन। ठीक है, 1.2 बिलियन अबाउट यूएस डॉलर में देखें तो 14.7 मिलियन। ये क्या है? ये इंडियन रुपीज में है। ठीक है, पर्पस क्या है? टू बिल्ड एंड ऑपरेट अ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट इन तिरुनेलवेली, तमिलनाडु। तो तिरुनेलवेली तमिलनाडु में सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट बनाने के लिए एडीबी ने क्या किया है? फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को कितना पैसा दिया है? 1.2 बिलियन इंडियन रुपीस, INR। ठीक है, प्रोवाइड किया है। देन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हैदराबाद, IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर। ठीक है, सो बिट्स, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, तीनों को जो है पैसा पेमेंट किया है। कितना? एडीबी ने 3.32 करोड़ इतना जो है लोन प्रोवाइड किया है। क्यों प्रोवाइड किया है? टू डेवलप, टेस्ट एंड इंप्लीमेंट पैसेंजर सेफ्टी प्रोजेक्ट्स इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, देन एडीबी ने भूटान को भी पैसा दिया है। कितना दिया है? $30 मिलियन दिया है। क्यों दिया है? टू इंप्रूव भूटान टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जिसे TVET कहा जाता है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसको जो है इंप्रूव करना है एंड एनहांस द स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इट्स यूथ। कि अपना उसकी और जो यूथ है उसका जो है स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे जो है एनहांस किया जाए। ठीक है, देन एमओयूज एंड एग्रीमेंट। अगर हम लोग एमओयूज एंड एग्रीमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो, फर्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया अर्जेंटीना साइन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल्स। कि जो इंडिया अर्जेंटीना है उन्होंने क्या साइन किया है? सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। किसके लिए? फॉर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स के लिए जो है साइन किया है। कौन? इंडिया और अर्जेंटीना ने। ठीक है, तो देखो न्यूज में क्या बोला जा रहा है कि साइंड बिटवीन कौन कौन से कंट्री के बीच में? इंडिया एंड अर्जेंटीना। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स रिटेन बेनिफिट्स एंड कंट्रीब्यूशंस मेड टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोमोटिंग इजियर मोबिलिटी बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, ये इंश्योर करना कि जो प्रोफेशनल्स हैं एंड जो वर्कर्स हैं वो क्या करें? वो बेनिफिट्स को रिटेन करें एंड कंट्रीब्यूशंस को भी जो दें और वो कंट्रीब्यूट भी करें किसकी तरफ? टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी। और क्या प्रमोट करें? इजियर मोबिलिटी बिटवीन कंट्रीज। अगर हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दिस SSA, ठीक है, मतलब सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस, कवर्स इंडियन लॉज ऑन ओल्ड एज, सर्वाइवर्स पेंशन एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी पेंशन फॉर एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये चीज जो है ये प्रोवाइड करेगा, जैसे ओल्ड एज पेंशन, फिर सर्वाइवर पेंशन। ठीक है, एंड देन टोटल डिसेबिलिटी का पेंशन एंड इंक्लूड्स अर्जेंटीना's कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट्स अंडर देयर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, अगर बात करें अर्जेंटीना के बारे में कुछ स्टैटिक न्यूज, कैपिटल क्या है? बुएनोस एयर्स, करेंसी क्या है? अर्जेंटीन पेसो। ठीक है, पेसो जो है वहां का करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो एंगल फर्नांडेज, अल्बर्टो एंगल फर्नांडेज। ठीक है, चलो देन रिसेंट इंडिया के साथ कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं, कौन कौन से कंट्रीज के? ठीक है, तो सबसे पहला इंडिया एंड सूरीनामे।
इंडिया एंड सूरीनाम है उसके बीच में भी हुआ है। किसके ऊपर? ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन, ठीक है, ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन, ठीक है, मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के ऊपर जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। देन त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच में भी जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्यों? फॉर शेयरिंग द इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक क्या है? सेट ऑफ एपीआई, ठीक है, या फिर हम लोग इजी भाषा में अगर बोले तो ये क्या है? सेट ऑफ एप्लीकेशंस। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? यूपीआई इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, देन ई आधार इंक्लूडेड रहता है, केवाईसी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो ये सब जो फैसिलिटीज है ये किसको मिलेगा? त्रिनिदाद एंड टोबैगो को मिलेगा। तो फॉर शेयरिंग द इंडिया स्टैक व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जिसे एपीआई कहा जाता है, एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स फॉर आइडेंटिटी डेटा एंड पेमेंट सर्विसेज। तो इसमें क्या है? तुम्हारा यूपीआई इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, इंडिया स्टैक में। फिर ई केवाईसी, ई आधार, ये सब जो है यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है, रुपए, ये सब जो है इंक्लूडेड रहता है। देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर, इसके बीच में भी हुआ है एमओयू एंड एग्रीमेंट क्यों? फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन, ये बीच में बहुत न्यूज में था। देन इंडिया एंड सीरिया लियोने, इसके बीच में भी हुआ है, ठीक है, क्यों? टू एनकरेज कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर बोथ कंट्रीज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम और बोथ कंट्रीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। देन नेशनल न्यूज के बारे में अगर बात करें, अगर हम लोग नेशनल न्यूज के बारे में अगर बात करें तो इंडिया क्या बनने वाला है? वर्ल्ड का नंबर वन, वर्ल्ड का नंबर वन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया क्या बनने वाला है? वर्ल्ड का नंबर वन, ठीक है, वर्ल्ड का नंबर वन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो देखो यहाँ पे नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। देखो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो मिनिस्ट्री है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। हालांकि सबको पता है नितिन गडकरी जी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, फिर भी बहुत बच्चों को पता नहीं रहता है कि कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में रहता है, ठीक है। सो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री इसके अंडर में है नितिन गडकरी। तो इन्होंने क्या स्टेट किया है कि जो इंडिया है उसने एक टारगेट सेट किया है, जो इंडिया है, इंडिया ने टारगेट सेट किया है टू बिकम वर्ल्ड नंबर वन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इन द नेक्स्ट 3 to 4 years की, ये जो है नेक्स्ट 3 से 4 सालों में ये क्या है? नंबर वन ऑटोमोबाइल हब बनेगा, ठीक है। सो ही आल्सो स्टेटेड दैट इन द लास्ट 9 years की, लास्ट 9 सालों में the size of the automobile industry has increased from 4.5 lakh crore rupees। ये जो साइज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, ये देखो 4.5 लाख करोड़ रुपए से ये बढ़ के कितना हो गया है? 12.5 लाख करोड़ रुपए। तो ऑलमोस्ट 3 गुना जो है हम लोगों को जो है बढ़ोतरी देखने को मिला है, किसमें? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। मिस्टर गडकरी ऑल्सो स्टेटेड दैट दिस इंडस्ट्री की, ये जो इंडस्ट्री है has given job to 4.5 करोड़ यूथ ऑफ द कंट्री। ये जो इंडस्ट्री है इसने जॉब दिया है कितने यूथ को? 4.5 करोड़ यूथ को जो है ये जॉब दिया है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट इनॉग्रेशन न्यूज, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इनॉग्रेशन न्यूज के बारे में, तो न्यूज नंबर वन क्या है? KVIC inaugurated a new Khadi India outlet at IIT Delhi। So KVIC ने इनॉग्रेट किया है एक नया, एक न्यू खादी इंडिया आउटलेट, कहाँ पे? IIT दिल्ली में जो है इसको जो है इंट्रोड्यूस किया है या फिर इनॉग्रेट किया है, ठीक है। The Khadi Village Industries Commission inaugurated a new Khadi India outlet KVIC, यानी कि द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, इसने क्या किया है? एक नया खादी इंडिया आउटलेट को जो है इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे? एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में जो है इसको क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। एंड आउटलेट वाज इनॉग्रेटेड बाय KVIC चेयरमैन मनोज कुमार।
ये जो आउटलेट है इसको इनॉग्रेट किसने किया है? केवीआईसी चेयरमैन मनोज कुमार ने, इन द प्रेजेंस ऑफ आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर वी रामगोपाल राव एंड अदर डिग्नेटरीज। ठीक है, The outlet will sell a wide range of खादी products including clothing। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने को मिलेगा? खादी प्रोडक्ट्स तो देखने को मिलेगा, बट खादी प्रोडक्ट्स में क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो क्लॉथिंग देखने को मिलेगा, देन एक्सेसरीज एंड होम डेकोर आइटम्स। It will also feature a new collection of apparel designed by the Center of Excellence for Khadi। It will also feature a new collection of apparel designed by the Center of Excellence for खादी। नेक्स्ट अगर बात करें लोग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में, केवीआईसी के बारे में, तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, 1957 में हुआ था एस्टैब्लिश। हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार। चेयरमैन है मनोज कुमार। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज में अजय जडेजा को अपॉइंट किया गया है एज द मेंटर फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि अजय जडेजा जो है वो क्या है? वो मेंटर है अभी भी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का, और उसमें इंप्रूवमेंट भी हम लोगों को देखने को मिला है। हालांकि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है बहुत बुरी तरह हार हुआ है, वो जीत भी सकते थे। ठीक है, तो अजय जडेजा को अपॉइंट किया गया है एज द मेंटर फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपॉइंटेड फॉर्मर इंडिया कैप्टन। उसने जो है फॉर्मर इंडिया कैप्टन, नाम कौन है? अजय जडेजा, एज द टीम मेंटर फॉर द अपकमिंग ओडीआई वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 5 टू नवंबर 19, जो अभी चल भी रहा है। अजय जडेजा, a former Indian captain and middle order batter, has a distinguished cricketing career to his name। नेक्स्ट अगर बात करें इंडिया का मेंस फुटबॉल टीम, इसने क्या जीता है? सैफ का अंडर 19 चैंपियनशिप। तो ये जो है हम लोगों का इंडियन फुटबॉल टीम है, अंडर 19 फुटबॉल टीम है। इसने क्या जीता है? सैफ का अंडर 19 चैंपियनशिप। ठीक है, Then India won the South Asian Football Federation। सैफ का फुल फॉर्म है, ध्यान में रखना, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान। कितने जो है पाकिस्तान को डिफीट किया है, कितने से? 3-0 से, इन अ डोमिनेटिंग डिस्प्ले इन द फाइनल्स एट दशरथ रंगशाला स्टेडियम इन काठमांडू नेपाल। तो ये कहाँ पे हुआ है? नेपाल में हुआ है। तो सैफ कहाँ पे हुआ है? यहाँ से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो है ये नेपाल में हुआ है। तो ये भी जो है नोट कर लेना, सैफ वहां पे हुआ है, नेपाल में हुआ है। ठीक है, फिर विनर्स ऑफ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मांगलेनथांग किपियन। ये कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। टॉप स्कोरर्स ऑफ द टूर्नामेंट, टॉप स्कोरर्स कौन कौन है? बुआरी है इंडिया के, जिग्मे नामग्याल है भूटान के, समीर तमंग है नेपाल के। तीनों ने ही जो है 3-3 गोल बनाए हैं। बेस्ट गोलकीपर के बारे में अगर बात करें, लायनल डैरिंग रेमनी। ठीक है, इंडिया के। देन अबाउट सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023, अगर हम लोग सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 के बारे में अगर हम लोग बात करें, देन 2023 एडिशन कितना नंबर एडिशन था? ये 5th एडिशन था। कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया था? 6 ने पार्टिसिपेट किया था। विनर कौन है? इंडिया। रनर अप कौन है? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को ही हराया है 3-0 से। ठीक है, देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में अगर बात करें तो सुधा मूर्ति द फर्स्ट वुमन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड। सुधा मूर्ति जो है पहला ऐसा इंडियन वुमेन है जिसको क्या मिला है? ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। ठीक है, सुधा मूर्ति को मिला है। देन Sudha Murthy is the first woman to receive the Global Indian Award, and the award is given annually by the Canada India Foundation to prominent Indians। अब देखो ये जो अवार्ड है, ठीक है,
जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड है ये कौन देता है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, हर साल प्रोवाइड करता है। किसको? जो प्रोमिनेंट इंडियंस हैं एंड जिन्होंने अपना रेस्पेक्टिव फील्ड में एक्सेल किया है। तो किसी वुमन को अब तक नहीं मिला था, बट इस साल किसको मिला है? सुधा मूर्ति को मिला है। ठीक है, तो सुधा मूर्ति इज अ रिनाउंड ऑथर। ये क्या है? रिनाउंड ऑथर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। मतलब क्या है? ये डोनेशन एंड वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एंड the wife of Infosys co-founder Inar Narayana Murthy. She was honored with the award at a grand Indo-Canadian gala in Toronto. Toronto कहाँ पे है? कनाडा। ठीक है, अगर हम लोग ग्लोबल इंडियन अवार्ड के बारे में बात करें, ये स्टार्ट कब हुआ? 2008 में स्टार्ट हुआ। प्राइस मनी कितना था? 50,000 यूएस डॉलर जो है इसका प्राइस मनी था। किसने दिया? कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने इसको प्रोवाइड किया। फर्स्ट विनर कौन थे? सैम पिट्रोडा। ठीक है, ये कौन थे? चेयरमैन थे इंडिया का नेशनल नॉलेज कमीशन के। ठीक है, लास्ट विनर ऑनरेबल स्टीफन हार्पर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा 2019, उनको मिला। और इस साल किसको मिला? सुधा मूर्ति को मिला। एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफेंस न्यूज, अगर हम लोग डिफेंस न्यूज के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट न्यूज में देखो क्या आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स सेट टू इंडक्ट अस्त्रा वीबीआर एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्रा वीबीआर एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि एयर से ही हम लोग उसको जो लॉन्च कर सकते हैं, हवा में ही हम लोग प्लेन से वो फाइटर जेट्स है उससे हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। एंड वो जाके एयर में ही जो है टारगेट को जाके वो अटैक करेगा। ठीक है, सो ये जो है इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी इंडक्ट किया है। सो द इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू इंडक्ट द अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज वीबीआर air to air missile by the end of 2023, and the Astra is the first VBR air to air missile designed, developed and manufactured by the Indian aerospace industry. तो बोला जा रहा है कि ये जो ये फर्स्ट VBR है, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसको इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री ने डेवलप, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स हैज प्लेस्ड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विद भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो ये बोला जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट जो है प्लेस किया है विद भारत डायनामिक्स लिमिटेड फॉर द अस्त्रा के लिए। ठीक है, द मिसाइल विल आल्सो बी इंटीग्रेटेड विद द दसॉल्ट मिराज 2000। तो ये जो मिसाइल है ये इंटीग्रेट किया जाएगा किसके साथ? दसॉल्ट मिराज 2000 के साथ, थर तेजस, ठीक है, एंड मिकोया मिग 29 फाइटर्स इन द फ्यूचर। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स है ये हम लोग जो है मिराज 2000, तेजस एंड जो मिग फाइटर जेट्स हैं उसमें भी हम लोग फिट कर सकते हैं फ्यूचर में। ये हम लोग आशा कर सकते हैं, उसके लिए भी इसको जो है रेडी करवाया जाएगा। अब अगर हम लोग ये अस्त्रा के बारे में बोले तो अस्त्रा इज द स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल विद अ रेंज ऑफ ओवर 100 किलोमीटर। इसका रेंज कितना है? 100 किलोमीटर है। And is designed to engage and destroy highly maneuverable supersonic aerial target। तो बोला जा रहा है कि जो अस्त्रा है ये क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल है। इसका रेंज कितना है? 100 किलोमीटर के ऊपर है। और ये डिजाइन किया गया है कि ये जो है ये हाईली मैन्यूवरेबल सुपरसोनिक एरियल टारगेट को ये क्या है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर ले पुराने न्यूज को, तो द इंडियन एयरफोर्स इंडक्टेड द फर्स्ट ऑफ द 6 न्यू डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। ठीक है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को भी जो है इंडक्ट किया है किसने? इंडियन एयरफोर्स ने, विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जिसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है बच्चों, द इंडियन एयरफोर्स has pledged support to 765 TB patients in Delhi as part of the Nikshay Mitra scheme। ये जो निक्षय मित्र स्कीम, इट इज फॉर द टीबी पेशेंट्स। तो इसके अंडर में क्या है? हर महीने जो है 500 रुपए करके मिलता है। ठीक है, 500 रुपए पर मंथ। क्यों दिया जाता है 500 रुपए पर मंथ? फॉर न्यूट्रिशनल नीड्स, फॉर न्यूट्रिशनल नीड्स। ये कौन सा? ये जो निक्षय मित्र स्कीम है
ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्टर कौन है? मनसुख एल मांडविया। मनसुख एल मांडविया जो है मिनिस्टर है। मनसुख एल मांडविया जो है इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो फर्स्ट न्यूज में देखो क्या बोलेगा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने रिकमेंड किया है मलेरिया वैक्सीन, जो किसने बनाया है? ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, उसको जो है रिकमेंड किया है। ठीक है, उसको जो है रिकमेंड किया है। Then the World Health Organization recommended the use of R21 matrixm malaria vaccine that is developed by the University of Oxford and Serum Institute of India। तो बोला जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया? उसने रिकमेंड किया है कि कैसे जो है हम लोग ये मलेरिया वैक्सीन को हम लोग जो है इसको यूज करें। ठीक है, और ये जो वैक्सीन है इसको किसने डेवलप किया है? ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। सो दिस इज द सेकंड मलेरिया वैक्सीन टू बी रिकमेंडेड बाय WHO। ये जो है ये सेकंड मलेरिया वैक्सीन है जिसको WHO ने रिकमेंड किया है, एंड द फर्स्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। और ये जो है ये एक ऐसा वैक्सीन है जिसको जो है हर उम्र के बच्चे जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, then the vaccine is expected to be rolled out to children इन मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज। यहाँ पे जो है स्पेस होना चाहिए था। ठीक है, इन मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज इन मिड 24। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये धीरे धीरे जो है नेक्स्ट ईयर के मिड तक जो है इसको क्या है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रोल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग फेस्टिवल एंड फेयर्स के बारे में अगर बात करें तो देखो यहाँ पे नारायण राणे का फोटो है। नारायण राणे, so श्री नारायण राणे unveils खादी महोत्सव 2023 amidst remarkable growth in खादी सेक्टर। ये जो है ये MSME मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ MSME, मिनिस्टर ऑफ MSME, याद रखना, मिनिस्टर ऑफ MSME, मिनिस्टर ऑफ MSME। ये जो मिनिस्टर है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो MSME मिनिस्ट्री है, इसके अंडर में एक बहुत फेमस स्कीम जो है इसका लॉन्च हुआ है। कौन सा स्कीम, कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या? विश्वकर्मा, विश्वकर्मा स्कीम, विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, याद रखना विश्वकर्मा स्कीम जो है इसी के अंडर में आता है। तो श्री नारायण राणे अनवील्स खादी महोत्सव 2023 amidst remarkable growth in the खादी sector, amidst remarkable growth in the खादी sector। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्री नारायण राणे फ्लैग्ड ऑफ the Khadi Yatra and announced the Khadi Mahotsav that is scheduled in Mumbai। तो बोला जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का नाम क्या है? श्री नारायण राणे। इन्होंने क्या किया है? खादी महोत्सव, जो खादी यात्रा है उसका शुरुआत किया है, एंड अनाउंस द खादी महोत्सव जो कि मुंबई में शेड्यूल्ड है। और ये जो फेस्टिवल है ये डेडिकेट किया गया है टू सपोर्ट द वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। ये जो है वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव को भी ये सपोर्ट करेगा, एंड द आत्मनिर्भर भारत अभियान जो क्या है, जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक विजन है। ठीक है, नेक्स्ट रिसेंट फेस्टिवल्स एंड फेयर्स के बारे में अगर बात करें तो देखो महाकुंभ दिव्यांगजन का ये कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में। 20th नेशनल बुक फेयर कहाँ पे हमें देखने को मिला? लखनऊ में। इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल फोर्ट अगुआड़ा गोवा में। करम फेस्टिवल झारखंड में। पितृपक्ष मेला गया बिहार। ठीक है, फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हम लोगों को देखने को मिला। ठीक है, देन ऑबिचुअरी न्यूज के बारे में अगर बात करें कि किनका जो है अभी रिसेंटली जो है वो गुजर गए। देखो अमर अकबर एंटनी, अमर अकबर एंटनी। ठीक है, ये बहुत फेमस मूवी था अमर अकबर एंटनी।
तो इनके जो राइटर है प्रयागराज, वो जो है अभी रिसेंटली जो है गुजर गए हैं। ठीक है, तो वेटरन स्क्रीन राइटर प्रयागराज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द आइकॉनिक अमिताभ बच्चन starrers has passed away. Prayagraj, who had more than 100 films to his credit, was popular for his work in films like Amar Akbar Anthony, Naseeb and Coolie. तो इन्होंने ये जो बड़े बड़े जो नामचीन फिल्म्स हैं इनमें जो है वो काम किए हैं। ठीक है, he was awarded the Padma Shri in 2002 for his contributions to the Indian cinema. Then इंपॉर्टेंट डेज में अगर हम लोग आ जाए, इंपॉर्टेंट डेज, तो इंपॉर्टेंट डेज में देखो वर्ल्ड नेचर डे। वर्ल्ड नेचर डे कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, सो डे क्या है? 3 अक्टूबर। डे नेम वर्ल्ड नेचर डे। थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। देन वर्ल्ड स्पेस वीक 2023 अक्टूबर 4 से लेकर अक्टूबर 10 तक मनाया जाता है। डे क्या है? अक्टूबर 4 से लेकर अक्टूबर 10। डे नेम क्या है? वर्ल्ड स्पेस वीक। थीम क्या है? स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। थीम क्या है? फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कि हम लोग जो है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका प्रोमिसेस को फुलफिल करें। किसके लिए? फॉर ओल्डर पर्संस अक्रॉस जनरेशन। ये जो है इसका थीम था। इसका थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। देन 2 अक्टूबर, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हैबिटेट डे। इसका थीम क्या था? रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। 2 अक्टूबर को ये भी मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी पे जो है ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। और इसके साथ साथ 2 अक्टूबर में लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्मदिन है। ठीक है, देन अगर हम लोग स्टेट एंड यूटी न्यूज के बारे में अगर बात करें तो त्रिपुरा बिकेम द 4th स्टेट। त्रिपुरा जो है अभी 4था स्टेट बन गया इंडिया का टू इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम। ये जो है अभी 4था स्टेट बन गया है जिसके पास जो है अभी ई कैबिनेट सिस्टम आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा बिकेम द 4th स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एन ई कैबिनेट सिस्टम एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा डॉक्टर मानिक शाह, जो चीफ मिनिस्टर है नाम क्या है? डॉक्टर मानिक शाह, लॉन्च द सिस्टम टू प्रोमोट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। विद दिस, इससे क्या हो गया? त्रिपुरा जो है 4था स्टेट बन गया है इंडिया का। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसके पहले ये कैबिनेट सिस्टम हम लोग कहां पे देखने को मिला? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अभी क्या है? त्रिपुरा भी इसमें जो है इंक्लूडेड है। एंड ये जो है 2nd स्टेट बन चुका है इन द नॉर्थ ईस्ट टू इम्प्लीमेंट द ई कैबिनेट सिस्टम। The e-cabinet system is a paperless system for conducting cabinet meetings। की इसमें जो है हम लोग ऑनलाइन जो है कैबिनेट मीटिंग्स हम लोग जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर त्रिपुरा के बारे में बात करें कुछ स्टैटिक न्यूज, तो कैपिटल क्या है? अगरतला है। सीएम कौन है? मानिक शाह है। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। नेशनल पार्क्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क एंड रजवाड़ी नेशनल पार्क। ठीक है, एंड रजवाड़ी नेशनल पार्क। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।